हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। जो बचे कुचे उसके जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमने कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर इसके 3 स्टेप बता दिए कि कोशिका के अंदर होता क्या है। इसकी एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसका आउटरमोस्ट सेल होती है। सेकंड में मैंने पार्ट बताया कि इस कोशिका के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कुछ द्रव्य भरा होता है। थर्ड बताया था केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो 3 बार बताए, इसके बारे में अपनी कवर हो चुकी, सेल मेम्ब्रेन हो चुकी थी और कोशिका द्रव्य में पढ़ रहे थे। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे इसके सेल ऑर्गेनिज्म होती है। उसके अंदर में से अपन एक तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और सेकंड आपकी गोल्जी बॉडी, 2 अपने ऑर्गेनिज्म पढ़ ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है ना। तो इसका थर्ड ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो देखिए, थर्ड जो है वह लाइसोसोम है। अब इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी खोज के बारे में कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज है वो की थी डी ड्यूवे ने। इसकी खोज डी ड्यूवे ने की थी। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि लाइसोसोम जो है ये ऑर्गेनिज्म ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। एनिमल सेल इन प्रेजेंट, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। प्लस इसके बाद है इसका विकास। ये जो आपका लाइसोम है, इसका विकास है वो आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम व गोल्जी बॉडी से निर्मित। इसका जो विकास है वो आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम व गोल्जी बॉडी से इसका विकास होता है। इसका एक उपनाम भी है, उपनाम भी है। इसलिए इसका उपनाम क्या है, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये अपने ही खुद का ही क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। जरूरत पड़े पर ये खुद का ही गला काट लेता है। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे काटते हैं देखो। अब इसके अंदर जो ये लाइसोसोम जो होती है, ये आप देखोगे एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम भरे होते हैं। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, इसके अंदर भरे होते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, जब एनिमल सेल को भोजन नहीं मिलता है, तो भोजन की कमी का कारण इसकी जो लाइसोसोम की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है। और फट जाने के बाद इसके अंदर जो भी ये हाइड्रोजन एंजाइम होता है वो बाहर आकर इसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन को नष्ट कर लेती है, भक्षण कर लेती है, उसको खा लेती है। इसलिए ये मतलब इसके खुद के एंजाइम खुद की ही मेम्ब्रेन को खा लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। इट मीन सुसाइड बैग, ठीक है। राइबोसोम, नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज है, वो राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने। इसकी जो खोज करता है वो है पैलेट। नेक्स्ट, राइबोसोम है सेल के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम है वो सेल के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग है। इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। होता है, मतलब अपनी सेल के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण करने वाला जो अंग है वो आपको कौन है, राइबोसोम है। अब प्रोटीन का आपको पता है, प्रोटीन किस लिए काम आता है, अपने शरीर के अंदर जो टूटी फूटी कोशिका होती है, उसको अगर रिपेयरिंग करना है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए क्या काम आता है, राइबोसोम। आपने देखा होगा जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई बड़ी सर्जरी होती है, मतलब चीरा काटा, मतलब ऑपरेशन वगैरह होता है, तो आपको बताओ डॉक्टर आपके क्या लगता है, वहाँ चीरा लगाता है। और चीरा लगाने के बाद जब आप घर पे आते हो तो डॉक्टर हमेशा आपको क्या खाने की सलाह देता है, आपको हमेशा बोलता है आप दाल का पानी पियो, खिचड़ी खाओ। क्यों? क्योंकि दाल के पानी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। बात में जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इसकी खोज के बारे में। इसकी खोज है जो की थी आल्टमैन ने। इसकी खोज आल्टमैन ने दी, खोज की सबसे पहले।
और आल्टमैन ने इसकी खोज करके इसका जो नाम दिया वो नाम दिया था बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला जो नाम रखा गया था वो क्या था? बायोप्लास्ट। ठीक है, ये किसने नाम रखा था? आल्टमैन ने। सेकंड इसका जो खोज करता है वो है बेंडा। बेंडा ने इसको नाम दिया था, बेंडो ने इसका खोज करते हैं, बेंडो ने सिर्फ इसका नाम ही दिया था, इसका नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात क्या है? सेल है, कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर सबसे जो बड़ा पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद जो सेकंड नंबर आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये बोल दूँ कि ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्लस इसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब इसके बारे में खास बात है कि इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ऊर्जा का शक्ति ग्रह को भी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो ऊर्जा जमा होती है वो जमा किस रूप में होती है? एटीपी के फॉर्म के अंदर इसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है। ये बात जरूर बता कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के अंदर। ठीक है ना। प्लस मैंने आपको बात बताई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या डबल लेयर मेम्बर होता है। तो इसके डबल लेयर मेम्बर के अंदर इसकी जो अंदर वाली जो लेयर है इंटरनल लेयर के ऊपर क्या होते हैं? उंगली नुमा कुछ प्रवृत्त होता है, कुछ उभार होते हैं। उसी उभार को आप कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। आप चित्र के अंदर डायग्राम में शो देख रहे होगे कि देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इसके अंदर इसकी जो लेयर है वो डबल लेयर मेम्बर है। प्लस इसके अंदर जो इंटरनल मेम्बर है, इंटरनल मेम्बर के देखो उसके ऊपर कुछ उबड़ खाबड़ क्या मेम्बर आपको उभार दिख रहे हैं, उसी उभार को कहते हैं अपन क्रिस्टी। क्या कहते हैं? वो क्रिस्टी। ठीक है ना। इसकी जो खोज की थी वो ही थी बॉवरी ने की थी। प्लस इसके बारे में ये भी सिर्फ आपके एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है या आपके प्लांट सेल के अंदर पाया जाता नहीं। अब एनिमल सेल के अंदर पाया क्यों जाता है? क्योंकि इसका एक खास काम है। इसकी जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है ये एनिमल सेल के अंदर क्या करता है? ये एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन के अंदर क्या करता है? सपोर्ट करता है। एनिमल सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, उसके अंदर ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसके अंदर ये बहुत ही सहायक है। प्लस तारक काय के अंदर आपके कुछ तारक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? तारक केंद्र। और तारक केंद्र से कुछ फिलामेंट निकले होते हैं, कुछ तंतु निकले तो उस तंतु को कहते हैं अपन तारक तंतु। और ये तारक तंतु एनिमल सेल के अंदर कोशिका विभाजन के समय ही निकलते हैं, निकले होते हैं। ये तारक तंतु आपके कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन के समय ही निकले होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका ऑर्गेनिज है रिक्तिका, इट मीन्स वैक्यूल। रिक्तिका इट मीन्स वैक्यूल। ये आपने देखा होगा, रिक्तिका होती है जो आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर आपकी प्रजनन होती है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि रिक्तिका जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर तो क्या होती है? बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है? छोटी। अब देखिए प्लांट सेल में बड़ी होने का कारण, प्लांट सेल में क्या होती है? बड़ी होती है। और बड़ी होने के कारण ये उस सेल का अधिकतर भाग मैक्सिमम पार्ट ये कौन घेर लेती है? वैक्यूल। और मैक्सिमम पार्ट इसलिए इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस होता है वो आपके सेंटर में होकर थोड़ा सेल वॉल की तरफ मतलब साइड में होता है। जबकि इसमें जो एनिमल सेल के अंदर जो कुछ आपके वैक्यूल है वो आपके बहुत छोटी होती है। इसके अंदर जो सेंटर होता है, केंद्रक होता है, वो आपके मध्य के अंदर होता है। केंद्रक मध्य में, किसमें? आपके एनिमल सेल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में जो है कि इस वैक्यूल के चारों ओर क्या होती है? एक झिल्ली होती है। वैक्यूल के चारों ओर क्या होती है? एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आपके वैक्यूल के चारों ओर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन, ये झिल्ली जो होती है ये कैसे होती है? ये झिल्ली जो होती है ये अर्धपारगम्य होती है। ये कैसे होती है? अर्धपारगम्य, मतलब गिने चुने पदार्थों को अपने अंदर
आने जाने का देती है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन प्लास्टिड के बारे में, इट मीन्स लवक के बारे में। इसके बारे में लवक के बारे में, लवक की जो खोज है, इसकी खोज ये भी केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है ना। प्लांट सेल से प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ये बाकी के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता। इसका अगर टाइप की बात की जाए, लवक के दे टाइप की बात करें तो इसके टाइप होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। अब 3 कौन कौन से मैं बता देता आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड टाइप है जो है ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पहले बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का होता है वर्णील लवक, वर्णील मतलब रंग बिरंगे कलरफुल लवक। ये सिर्फ आपके फल और फूल में आते हैं, फल और फूल। तो आपने देखा होगा जितने फ्रूट्स है और जितने फ्लावर है उन सभी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? कलरफुल होता है। इसलिए उनके अंदर कौन सा कलर होता है? आपके क्रोमोप्लास्ट होता है। अब कौन कौन से फ्रूट के अंदर कौन कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसको कहते हैं अवर्णील लवक। क्या कहते हैं? अवर्णील लवक, मतलब इसके अंदर क्लिप और सिर्फ आपके वाइट या ब्लैक कलर का रंग होता है। और ये किस में होता है? ये आपके भूमिगत तनों के अंदर या जड़ के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये फेमस है, ये आपके किस में मिलेगा? आपको पत्तियों के अंदर। और इसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है ना। अब पत्ती में जो होता है, पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों में क्या होता है? खाद्य संग्रह या भोजन का खाद्य निर्माण, भोजन का निर्माण। सेकंड जो आपको ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट जो भूमिगत तन में होता है, इसके द्वारा भी क्या होता है? आपके खाद्य का निर्माण। आपने देखा होगा कुछ जड़ जो ऐसी है जो भोजन का निर्माण करने के लिए फूल जाती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट। ये आपके फूल और फल और फूल में होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है फल और फूलों को रंग प्रदान करना, फूल को रंग प्रदान करना। और रंग प्रदान किस लिए करता है? ताकि जब इसके जो रंग होते हैं, इसके जो कलर हो गए, अगर अट्रैक्टिव होंगे तो अट्रैक्टिव होने के कारण इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इसके ऊपर गिरेंगे, इसके ऊपर आके बैठेंगे और बैठने के कारण इसमें सपोर्ट होता है पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन, इट मीन्स परागण क्रिया के अंदर इसका सपोर्ट मिलता है। ताकि अगर अब मान लो अगर फ्लावर का अगर रंग नहीं होगा तो इसमें परागण क्रिया होगी भी नहीं, ठीक है ना। अब बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, ये शब्द सबसे पहले दिया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। ये शब्द किसने दिया है? क्लोरोप्लास्ट जो शब्द है वो दिया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक है। और इस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट, पौधों का रसोई घर कहते हैं। और अब आपको यह क्लोरोप्लास्ट का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है? मेन कंपोनेंट है Mg, जिसका क्या है? मुख्य घटक। क्या है? मुख्य घटक। पत्ते का जो हरा रंग होता है वो किसी कारण का होता है? वो पत्ते का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। अब बात करो टमाटर के अंदर। टमाटर का जो लाल रंग है, टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल रंग। और लाल रंग कौन से वर्ण के कारण होता है? लाल होता है लाइकोपीन पिगमेंट के कारण, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट है आपका चुकंदर। चुकंदर का जो लाल रंग है वो होता है बीटाटीन, बीटानीन वर्णक के कारण, बीटानीन वर्णक के कारण। तो टमाटर आ गया, चुकंदर आ गया। नेक्स्ट आपका फलों का जो नीला रंग होता है, फलों का जो नीला या बैंगनी रंग, नीला या बैंगनी रंग जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण फलों का नीला और बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट है गाजर का। तो गाजर का जो आपने देखा होगा आपके लगभग येलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑरेंज टाइप, तो वो होता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो ये प्रश्न बहुत पूछा चुका है कि गाजर के अंदर जो इसका रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उसके लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है? तो वो आपका होगा बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बात ही बताई है। ये भी आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है,
प्लस डबल मेम्ब्रेन के साथ के अंदर इसके अंदर जो आपको सिक्कोनुमा स्ट्रक्चर दिखी होगी इसको कहते हैं थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। और ऐसे जो बहुत सारे सिक्को थाइलेकोइड है जब सिक्कों के रूप में एक के ऊपर जम जाते हैं तो इस पर एक आपने देखा बंडल बन रहा है, इसी बंडल को कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। ऐसे ग्रेना इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा होता है और दो ग्रेना के बीच में जो आपको पटरी दिख रही है उसी पटरी को कहते हैं इंटरग्रेनम। क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम। और इसके अंदर जो मैटर बढ़ता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है ना। चलो तो ये अपने कोशिका के जो सेल ऑर्गेनेज है वो कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे अपन कोशिका का जो सेंटर पार्ट है, इट मीन्स न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ सेल, जिसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ सेल। तो सेंटर के बारे में न्यूक्लियस का पढ़ने चाहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका कोशिका का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको कहते हैं आपका न्यूक्लियस। ये कोशिका का क्या है? ये आपका मेन ऑर्गन है। कोशिका क्या है? मेन ऑर्गन है। इसकी अगर खोज के बारे में बात की जाए, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसी के अंदर एक नाम एक आता है आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। किसकी खोज की थी? कोशिका की। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नहीं होता है। एक रॉबर्ट ब्राउन है जिसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, और एक आपका रॉबर्ट हुक है जिसने डिस्कवर किया था सेल को। ठीक है ना। प्लस मैंने बात की है न्यूक्लियस है जो क्या है? कंट्रोल ऑफ सेल। या इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पूरे सेल का क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। पूरे सेल का क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। दूसरी अगर बात की जाए, देखो बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो सेल होती है, सेल के अंदर 3 पार्ट स्पेशल होते हैं। मैंने क्या बताया? फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है आपका साइटोप्लाज्मा, और थर्ड है न्यूक्लियस। जब किसी भी सेल के अंदर ये तीनों पार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो एक सेल परिपूर्ण सेल होगी। क्या होगी? एक सेल परिपूर्ण सेल होगी। लेकिन किसी भी सेल के अंदर अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी पार्ट अगर एब्सेंट हो जाए तो सेल को हम परिपूर्ण नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ अपवाद है। अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसी होती है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगी, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, साइटोप्लाज्मा भी होगा, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस इट मीन्स केंद्रक नहीं पाता है। तो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी सेल है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता? तो देखिए अपवाद। इसके अगर अपवाद की बात करूँ, एक तो आपकी ह्यूमन बॉडी की आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। नेक्स्ट इसकी जो है वो है आपके प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेट। इसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। तो बिम्बाणु जो होते हैं, बिम्बाणु आप लोग देखना जब कभी भी आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर कई बार स्केच होता है तो वहाँ पर ब्लडिंग होनी शुरू होती है। क्या होती है? ब्लडिंग होनी शुरू होती है। और जहाँ से या जिस स्पॉट से आपके एरिया के अंदर आपको ब्लडिंग हो रही है, अगर वहाँ से ब्लडिंग आपके रुक नहीं रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर किसकी क्वांटिटी है, किसकी डिफिशियंसी है? आपके प्लेटलेट्स की। बिम्बाणु जिसके शरीर के नहीं होती है तो उसको चोट लगे हुए स्थान के ऊपर उस जगह से आपके ब्लडिंग रुकती नहीं है, और ब्लडिंग नहीं रुकती है तो उसके कारण आपके बॉडी के अंदर किसी कमी होती है? ब्लड की। और ब्लड की कमी होने के कारण आपके अंदर एक रोग होता है, उस रोग का नाम है एनीमिया। क्या रोग का नाम है? एनीमिया। ठीक है। चलिए हाँ, अब अगर केंद्रक की बात है तो केंद्रक एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल सेल के अंदर तो क्या होता है? केंद्रक लगभग एक ही होता है। लेकिन किसी कोशिका के अंदर, प्लांट सेल किसी कोशिका के अंदर जब केंद्रक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है, जब केंद्रक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है तो ऐसे सिक्वेशन को कहते हैं अपन सिनोसाइट। क्या कहते हैं? सिनोसाइट। किसको कहते हैं सिनोसाइट? 2 या 2 से अधिक केंद्रक को, 2 या 2 से अधिक केंद्रक को। ठीक है। चलिए अब इस केंद्रक के बारे में एक बात और है। केंद्रक का स्ट्रक्चर पहले आप देख लो, डायग्राम का तो शो कराए। तो इसके अंदर देखो आपके केंद्रक के अंदर बीच बीच में आपको कोई पोर दिख रहा है, इसी पोर को कहते हैं न्यूक्लियोपोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। इस मीन केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक। इसमें से पदार्थों का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आवागमन होता है। और इसका मेम्ब्रेन के अंदर जो दिख रहा है वो आपको दिखा न्यूक्लियोपोर। इट मीन्स केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका जो आपके केंद्र का सेंट्रल पार्ट है। और केंद्रिका के चारों ओर जो आपको धागे में संरचना दिख रही होगी वो है आपका क्रोमेटिन फ्लूइड। क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन मटेरियल, गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। ठीक है। तो केंद्रक के अंदर क्या हो पाया जाता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, इट मीन न्यूक्लियोप्लाज्मा। और इसके अंदर क्या होता है? केंद्रिका प्लस इसमें के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल्स।
ये 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। इस प्रकार से अपना जो सेल के अंदर जो 3 स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, ये तीनों स्ट्रक्चर पूरा होता है। अब बात करेंगे अपन अपने टाइप्स ऑफ सेल। सेल की जो टाइप होती है वो कितने टाइप की होती है? सेल की जो टाइप होती है 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड टाइप का यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राक के केंद्रक। क्या बोलते हैं? प्राक के केंद्रक, आदि केंद्रक, मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर केंद्रक होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता। एक मैं कहने का मतलब मेरा ये है, इसके अंदर जो केंद्रक की जो न्यूक्लियस है उसके चारों की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? इतनी क्लियर नहीं होती है, मतलब अस्पष्ट होती है। तो ऐसी सेल जिसके अंदर केंद्र के चारों ओर झिल्ली या तो पाई जाएगी या तो नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाएगी तो वो क्या होती है? अस्पष्ट होती है। ऐसे वाली सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिसके अंदर केंद्र के चारों ओर की झिल्ली क्या होती है? सुस्पष्ट होती है, एकदम क्लियर होती है। उसकी जितनी भी ऑर्गेनिज है वो सब ऑर्गेनिज किसी न किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। ऐसी सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक, इन दोनों सेल के अंदर आप डिफरेंस भी करेंगे। तो मैंने बात की थी कि कोशिका के आपके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर डिफरेंस की बात करेंगे और डिफरेंस के अंदर अपना पूरे क्लियर हो जाएगा कि सेल कैसे होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए फर्स्ट आपका जो इसका कैरेक्टर है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है, लेकिन इन दोनों के अंदर तो बनी होती है वो अलग अलग होते हैं। अगर पहले बात करिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इसके अंदर पाई तो जाती है लेकिन बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। अधिकतर कोशिका के अंदर इसकी बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। नेक्स्ट बैच की जाए केंद्रक के बारे में। तो देखिए इस केंद्रक इसके अंदर भी होता है जबकि इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसका जो और इसका इन दोनों सेल के अंदर डिफरेंस का जो बेस है वो बेस कौन है? न्यूक्लियस ही है। क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मैंने अभी बात की थी, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन या तो माइनस होगी मतलब एप्सिलॉन होगी, या अगर होगी भी तो कैसे होगी? अस्पष्ट, मतलब केंद्रक इसके अंदर पाता है लेकिन इसकी जो झिल्ली होती है, झिल्ली या तो अनुपस्थित या फिर अस्पष्ट, झिल्ली या तो अनुपस्थित या अस्पष्ट। जबकि इसके अंदर क्या होती है? कोशिका केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट होती है। मैं बात कर रहा हूँ केंद्रक झिल्ली की, न कि कोशिका झिल्ली की। मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न कि सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट है आपके गुणसूत्र। तो इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर गुणसूत्र जो बने होते हैं वो इसके अंदर गुणसूत्र के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए आरएनए वो सब किसके बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन से बने गुणसूत्र। अगर बात की जाए रिक्तिका की, वैक्यूल, रिक्तिका की, तो रिक्तिका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रजनन होती है जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रजनन होती है। अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर बात की जाए गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी जो बॉडी होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लैसोन की बात की जाए तो आपके लैसोन जो होता है वो भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम जो होते हैं वो आपके इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कितने टाइप के? 70S टाइप के, कितने आपके? 70S टाइप के। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके अंदर होते हैं 80S टाइप के, 80S टाइप के। नेक्स्ट में क्या है? तारक्या की, सेंट्रोसोम की। तो तारक्या जो होता है वो तारक्या आपके इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अभी क्लियरली स्पष्ट और न्यूक्लियस बनाई नहीं है, तो इसके अंदर सेल डिवीजन की कोई इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसके अंदर आपके सेंट्रोसोम जो होता है नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तारक्या क्या होता है? पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बार सेल डिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है और सेल डिवीजन के द्वारा वो नए कोशिका बनाते हैं और नए कोशिका से आपकी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अगर बात की जाए विभाजन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर विभाजन होता है वो सरल विखंडन होता है। क्या होता है?
सरल विखंडन टाइप का विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक बॉडी के अंदर आपका जो विखंडन होता है वह समसूत्री है, माइटोसिस है, मियोसिस है, इन सब के द्वारा आपके इन दोनों कोशिका के अंदर मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों के अंदर डिफरेंस भी हो गया और इसके दोनों की आपके सेल कवर भी हो गए। अब बात करेंगे अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, जो किसकी टाइप होती है, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आती है। फर्स्ट टाइप है आपका प्लांट सेल और सेकंड टाइप है आपका एनिमल सेल। ठीक है, चलिए बात नेक्स्ट बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में बताया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लियरली मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बहुत स्पर होता है और इसके चारों ओर की झिल्ली भी क्या होता है, बहुत ही क्लियर होती है, स्पर होती है। तो इसके अंदर दो टाइप है आपके, एक टाइप है आपके प्लांट सेल जिसके अंदर सभी प्लांट के अंदर सेल आएगी और आपके दूसरी है एनिमल सेल, इसके अंदर सभी एनिमल की क्या आगे सेल। हम दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस के अंदर इसके अंदर भी आएंगे। तो पहली बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो इसकी जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल की जो सेल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। नेक्स्ट आपके जो एनिमल सेल की बात करो तो एनिमल सेल के अंदर जो सेल होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, इसके अंदर होती भी नहीं है। तो सेल वॉल आपको दिखा दूँ तो सेल वॉल होती कहाँ पर है, आपने देखा होगा जितने भी प्लांट है तो प्लांट के चारों आपकी जो छाल दिखी होगी, चाल को ये अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। लेकिन ऐसी छाल जो प्लांट के अंदर किस काम में थी, उसको सुरक्षा प्रदान करने, उसको प्रोटेक्ट करने के अंदर, ताकि बाढ़ के अंदर, फ्लूइड के अंदर या हवा चले, तूफान चले उसके अंदर, ताकि उसको झुका न हो। जबकि अगर एनिमल सेल, अब देख लो मैं खुद एनिमल हूँ, तो एनिमल के सेल के अपनी जो हाथ है, अपनी जो बॉडी स्किन है, स्किन के चारों ओर कोई एकदम स्ट्रॉन्ग जो चाल है क्या, जो अपनी सुरक्षा करते हैं अपने अंदर, ये जो मतलब ये एकदम लचीली ये क्या मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इट न कि सेल वॉल। अगर अगली बात है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो होता है वो आपके प्लांट के अंदर पाया जाता है। और कौन सा क्लोरोफिल, आपका पर्णहरित, पर्णहरित। और पर्णहरित के कारण ही प्लांट के अंदर जो लिप होती है उन लिप का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन होने के कारण ये प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपस, इट मीन स्वपोषी। क्या होते हैं, स्वपोषी। जबकि एनिमल सेल के अंदर आपके क्लोरोफिल नहीं होती है और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये क्या, तो कैसा होते हैं, हेटरोट्रोपस, इट मीन परपोषी। और ये पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं, पौधों पर आश्रित। नेक्स्ट बीच क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है। और प्लांट के अंदर होने के लिए इसके अंदर चार कंपोनेंट बहुत जरूरी है। कौन कौन से, एक तो आपका सन से मिलने वाले सनलाइट, नेक्स्ट आपकी एनवायरनमेंट से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपके प्लांट जहाँ पर खड़ा है उस सॉइल से मिलने वाले आपके वाटर मॉलिक्यूल, और फोर्थ टाइप है आपका उस प्लांट जिसके अंदर प्लांट का खुद का क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि होते हैं आपका पर्णहरित। इन चार कंपोनेंट जब मिलते हैं तो जाके प्लांट सेल के अंदर आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के बाद इसके अंदर खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसका नाम है ग्लूकोज। जबकि एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ये अपने खाद्य संग्रहण के लिए, ये अपने भोजन के लिए परपोषी पौधे अर्थात पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए मूवमेंट की, गति की, तो आप देखा होगा प्लांट जो सेल होती है, प्लांट सेल अपने एक ही स्पेस पर खड़ी रहती है और एक ही स्पेस पर, मतलब ये एक जगह से, जैसे मैं अभी हिल डुल रहा हूँ, इसकी जैसे ये कभी हिलते नहीं है। ये अपने एक ही जगह पर खड़े रह के, स्पेसिफिक जगह पर खड़े रह के अपनी पत्ती है, अपनी ब्रांच, इनको हिलाते डुलाते हैं। तो इसके कुछ भाग ही हिलते डुलते, कुछ भाग ही हिलते डुलते हैं। जबकि इसके अंदर एनिमल सेल को भी होता है, वो क्या करता है, आसानी से गमन कर सकता है, आसानी से गमन कर सकता है। नेक्स्ट आपका खनिजों का अवशोषण, एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, खनिज का अवशोषण। तो प्लांट जो होते हैं वो खनिजों का अवशोषण, आपने देखा होगा प्लांट खड़ा का रहता है सॉइल के अंदर, कहाँ खड़ा रहता है, मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर। और जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ उस मिट्टी से ही, क्योंकि मिनरल्स कहाँ पर होते हैं, ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं आपके सॉइल के अंदर होते हैं। तो प्लांट का जो सबसे लोअर पार्ट है, जो जिसको कहता है रूट, क्या होता है, जड़ जो होती है वो आपके अंडरग्राउंडेड होती है, मतलब ज़मीन के नीचे होती है। और ज़मीन मतलब जड़ के द्वारा ये खनिजों का क्या करता है, अवशोषण करता है। जबकि अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर ये अपना अवशोषण ठोस रूप में करते हैं। वो खनिजों का अवशोषण किससे करते हैं, मृदा से जड़ों द्वारा, मृदा से जड़ द्वारा। जबकि ये भोजन पौधों से ठोस रूप में करते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र।
तो देखा होगा प्लांट जो सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए अपने एनिमल सेल के अंदर सिस्टम होता है, स्पेसिफिक सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम ही है उत्सर्जन तंत्र। जबकि प्लांट सेल के अंदर उनको बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा एक स्पेसिफिक सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो उनकी पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा और इनके चार के द्वारा ही उत्सर्जन क्रिया होती है। जबकि प्राणी के अंदर इसके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, वो भी कहते हैं एकदम क्लियरली। और इसी के द्वारा जो प्राणी होते हैं, जो एनिमल होते हैं, अपने अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है, उन वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से क्या निकालता है, बॉडी से बाहर लिबरेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके डिफरेंस है। अब आपके इसके अंदर इसकी अगर स्ट्रक्चर देखनी हो तो आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर शो कर रही होगी। तो देखिए स्ट्रक्चर इस तरफ आपके एनिमल सेल भी दिख रही है, आपको प्लांट सेल भी, दोनों का स्ट्रक्चर आपको देखा होगा। तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर देख लो आप, प्लांट सेल के अंदर चारों और की क्या होती है, डबल मेयर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाद इसकी सेल वॉल भी है, जबकि एनिमल सेल के अंदर इसकी सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर आपने देखा होगा वैक्यूल रिक्तिका जो होती है, मैंने बता दी रिक्तिका जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, और बड़ी बड़ी होने के कारण पूरा सेल का जो अधिकतर जो पार्ट है वो रिक्तिका ही घेर लेती है। और रिक्तिका घेरने के कारण इसका जो निकल होता है वो सेंटर से हटकर थोड़ा सेल वॉल के मतलब साइड की तरफ आ जाता है, इसलिए इसके अंदर परिक तरफ पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो रिक्तिका होती है, जो वैक्यूल होती है, बहुत छोटी होती है, और छोटी छोटी होने के कारण इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्र है, वो सेल के बिल्कुल सेंटर में ही पाया जाता है। बाकी जो मैंने आपको बताया था वो सब इसके अंदर है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जबकि एनिमल प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाते हैं। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ देख सकते हो।